मेरा दामाद मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मारता और जिद करता कि जब तक मैं उसे मोटरसाइकिल नहीं लेकर दूंगी वो मेरी बेटी को मारता रहेगा। मैं बेवा औरत थी, कपड़े सिलाई करके घर का गुजारा करती थी। मेरा कमाने वाला कोई नहीं था। मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। मैंने दामाद से 6 माह की मोहलत मांग ली, मगर मेरा दामाद 2 माह बाद ही मेरे घर आ गया और मुझसे मोटरसाइकिल के पैसे मांगने लगा। जब मैंने उसे बताया कि मैं अभी तक मोटरसाइकिल के पैसे जमा नहीं कर पाई, तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया। वो कमरे के अंदर चला गया और मेरी बेटी को बुलाने लगा। मुझे पता था कि वो बंद कमरे में मेरी बेटी का क्या हश्र करेगा। मेरी बेटी ने कमरे में जाने से इनकार कर दिया। तभी मैं बेटी के कपड़े पहनकर चेहरे पर निकाब करके दामाद के पास चली गई, मगर उस वक्त मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब दामाद ने मैं हक्का बक्का से अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मेरा पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी बेटी के निकाह का फरीजा अदा हुआ था। मैंने खाना भी लड़के वालों की डिमांड के मुताबिक अपनी बिसाख से बढ़कर दिया था, लेकिन रुखसती के वक्त मेरे दामाद ने एक नई शर्त मेरे सामने रख दी। वो कहने लगा, रुखसती तब ही होगी जब उसे मोटरसाइकिल मिलेगी। ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। सब लोग अभी तक मेरे घर में मौजूद थे। मैं बेवा औरत लोगों के कपड़े सिलाई करके तिनका तिनका जोड़कर मैंने अपनी बेटी का जहेज बनाया था। मैंने जहेज के नाम पर अपनी बेटी को हर चीज दी थी, फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, गो के जो जरूरत का सामान मैं दे सकती थी मैंने दिया था। अगर मेरा दामाद मुझे पहले मोटरसाइकिल वाली बात करता, मैं फ्रिज की जगह मोटरसाइकिल ले लेती, मगर अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके थे और अब रुखसती के वक्त मैं नई मोटरसाइकिल कहां से ला सकती थी। मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी पर लगा चुकी थी, बल्कि 1 लाख की मकरूज हो गई थी। मैंने सारी बरादरी के सामने, अपनी बेटी के सास ससुर के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी इज्जत रख ले। मैं चंद माह तक पैसे जमा करके अपने दामाद जमशेद बेटे को मोटरसाइकिल ले दूंगी। लेकिन जमशेद की माँ ने गुस्से से तेवरी चढ़ा ली। कहने लगी, तुम्हें तो दामाद की इज्जत तक करनी नहीं आती। अरे मेरे बेटे ने कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दी जो तुम्हारे लिए पूरा करना मुश्किल है। एक मोटरसाइकिल ही तो मांगी है, क्या वो तुम उसे लेकर नहीं दे सकती? जरा सोचो, इससे तुम्हारी बेटी की इज्जत बढ़ेगी। अच्छा, अगर तुम मोटरसाइकिल खरीदना भूल गई थी तो उसके पैसे ही दे दो, वो अपनी पसंद से ले लेगा। मैं उसे क्या बताती कि मेरे पास तो अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। मैंने कहा कि अभी तो मेरे अपनी बेटी की शादी की है। आपको तो पता है शादी पर कितने अखराजात बढ़ जाते हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा होंगे मैं दामाद को फौरन से मोटरसाइकिल लेकर दे दूंगी। मेरी बेटी के सास ससुर तो खामोश हो गए, लेकिन मेरा दामाद उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी भी कोई इज्जत है इस घर में कि नहीं? मैंने कौन से कानून के खजाने मांग लिए हैं? मेरे सब दोस्त यारों को उनकी शादी पर ससुराल वालों की तरफ से मोटरसाइकिल मिली है। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें कि मेरी सास ने मुझे बातों से ही बहलाकर भेज दिया था। माफ कीजिएगा खाला जी, मगर अब आपकी बेटी मेरे साथ तभी रुखसत होकर जाएगी जब आपके पास नई मोटरसाइकिल होगी। मैं यूं अपने दोस्तों में जलील खुआर नहीं हो सकता। दामाद की बात ने तो मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। मेरे साथ मेरे पड़ोस की समझदार खवातीन और बुजुर्ग हजरात भी मेरे दामाद को समझाने लगे कि ये बात बहुत गैर मुनासिब है। ये बहन जी पहले ही से बेवा हैं, फिर भी इज्जत से कमा रही हैं, अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर रही हैं। क्यों आप लोग उसे इस तरह से जलीलो ख्वार कर रहे हैं? जहेज तो वैसे भी बहुत बड़ी लानत है। एक बुजुर्ग ने मेरे दामाद और उसके वालिदैन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग तो मजीद गुस्सा कर गए। कहने लगे, बड़ी मियाँ हमें ये बातें ना पढ़ाओ। इतना ही बेवा की बेटी का ख्याल था तो खुद क्यों नहीं अपने बेटे से ब्याह दिया? फिर मेरा दामाद मुझसे कहने लगा कि देखो खाला जी, अब तो ये मेरी अना का मसला बन गया है। आपकी बेटी अब मेरे साथ तभी रुखसत होगी जब मोटरसाइकिल की चाबी आप मुझे देंगी। चलो जी उठो यहाँ से। मेरा दामाद अपने वालिदैन से उठने का कहने लगा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए कि यूं मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी। ऐसा मत करो, मैं बहुत जल्द मोटरसाइकिल दे दूंगी। लेकिन वो लोग नहीं माने। मेरी बेटी निकाह के बावजूद मेरे ही घर में दुल्हन बनी बैठी रही और उसकी बारात बिना दुल्हन के ही जा चुकी थी।
मोहल्ले वाले मुझे तसल्लियां देकर चले गए। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी बेटी दुल्हन बने अपने कमरे से बाहर मरे मरे कदम उठाती मेरे पास आ गई थी। अभी कुछ देर पहले जब वो पार्लर से तैयार होकर आई थी तो कितनी खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी के सब रंग मौजूद थे और अब उसके आंसू नहीं थम रहे थे। मेरा दिल ही तो फटने लगा था। उसे देखकर मैं जान सकती थी कि एक लड़की पर उस वक्त क्या गुजरती है जब उसकी बारात लौट जाए। ना जाने लड़के वालों के दिल इतने सख्त और पत्थर के क्यों बने होते हैं। उन्हें क्यों ये नजर नहीं आता कि बेटी की इज्जत किस कदर नाजुक होती है। मेरी बेटी ताहिरा रो रही थी। मैं उसे तसल्ली देने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। सारी रात माँ बेटी की रोते हुए गुजर गई थी। सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटी के ससुराल जाने का फैसला किया। मेरी बेटी मुझे मना करने लगी, मगर मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हर तरह से झुकने के लिए तैयार थी। जिस मुआशरे में हम रहते थे, वहाँ जिन लड़कियों की बारात वापस लौट जाए, उनकी क्या इज्जत रह जाती है, मैं बाखूबी जानती थी। मैंने बेटी को समझाया और फिर उसके ससुराल की जानिब चली गई। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जमशेद की बहन ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मैंने अंदर आने की इजाजत चाही। मुझे अपने घर में देखकर जमशेद की माँ के माथे पर नागवारी उभरी और वो झट से बोली, हो गया मोटरसाइकिल का इंतजाम, लाओ मुझे चाबी दो। मैं उसकी बात पर नजरें झुका गई। घर से लेकर सारे रास्ते जो हिम्मत मैंने इकट्ठी की थी वो एक पल में कहीं गायब हो चुकी थी। तभी मेरा दामाद भी कमरे से निकलकर बाहर आ गया। कहते हैं कि जब अल्फाज मौजूद ना हो तो सिर्फ आंसू ही अपनी कैफियत बताने के लिए रह जाते हैं। मैं रोते हुए हाथ जोड़कर बेटी के सास और दामाद के सामने खड़ी हो गई और कहा कि मुझे 6 माह की मोहलत दे दे। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और मोटरसाइकिल के पैसे जोड़ूंगी। मैंने कमेटियां भी डाल रखी हैं। जैसे ही निकलेंगी मैं जमशेद बेटे को मोटरसाइकिल दे दूंगी, मगर मेहरबानी फरमाकर मेरी बेटी से ताल्लुक ना तोड़िएगा। हम सफेद पोश लोग हैं, सिर्फ इज्जत ही हमारी जिंदगी का सरमाया होती है। मेरे अल्फाज सुनकर मेरा दामाद सामने आ गया। शायद उसे मेरी हालत पर तरस आ चुका था। आखिरकार दामाद बोला कि ठीक है, आपकी बेटी को तलाक नहीं दूंगा, मगर रुखसती तभी होगी जब मोटरसाइकिल की चाबी मेरे हाथ पर रखेंगी। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। माँ बाप को अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सिर्फ मुझ जैसी माँ ही समझ सकती हैं। मैं वहां से वापस घर आ गई, मगर बेटी को अपने साथ होने वाले रवैये के बारे में कुछ ना बताया। सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने हमें 6 माह की मोहलत दे दी है। मेरी बात पर मेरी बेटी कहने लगी, अगर 6 माह बाद हम मोटरसाइकिल के पैसे जमा ना कर सके तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या फायदा इन रिश्तों का अम्मी, जहाँ रिश्ते पैसों से तोले जाते हों। मेरी बेटी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर ये मुआशरा कब किसी पर रहम करता है। मैंने उस दिन से मोहल्ले के कई लोगों से राब्ता करके सिलाई के लिए कपड़े मंगवाने का कहा। मेरे हमसाये मेरे साथ बेहद मुखलिस थे। उन्होंने इस काम में मेरी भरपूर मदद की। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, बस इतनी सी मदद चाहिए थी कि वो मुझे अपने रिश्तेदारों में बतौर दर्जन बताएं, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। मेरे पास सिलाई के कपड़ों का अंबार लग चुका था। फिर मैं दिन रात मेहनत करने लगी। मेरी बेटी भी मेरे साथ सारी सारी रात बैठकर कपड़े सिलाई करती रहती। हाथ की उंगलियों और रीढ़ की हड्डी गोया दर्द से टूट रही थी। आंखों का नूर दिन रात काम करने की वजह से खत्म होता जा रहा था, मगर मुझे अपने दामाद को हर हाल में मोटरसाइकिल लेकर देनी थी। एक रोज मेरी कमर में इतना शदीद दर्द उठा कि मैं चीख कर गिर पड़ी। मेरी बेटी मुझे इसी हालत में देखकर काफी परेशान हो गई। घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था जो मुझे अस्पताल लेकर जाता। मेरी बेटी मुझे किसी न किसी तरह सहारा देकर अस्पताल ले गई। बुढ़ापे की वजह से मुझ पर कई बीमारियों ने हमला कर दिया था। महंगी दवाइयों का इलाज शुरू किया गया और मेरे कई टेस्ट करवाए गए, जिनमें कई हजारों में खर्चा हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि मेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है। अब मुझे 2 माह तक मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा, वरना मेरा सारा वजूद मफलूज होने का खतरा है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल डूब सा गया था। 2 माह अगर मैं बिस्तर पर लेट जाती तो दामाद को मोटरसाइकिल कहां से लेकर दूंगी। इससे भी ज्यादा मेरा दिल इस बात पर दुखी था
कि जो मुश्किल से 20,000 पिछले दिनों जमा हुए थे, वो मेरे महंगे टेस्ट और दवाइयों पर सिर्फ एक दिन में ही खर्च हो गए थे। मैं ठंडी सांस खारिज करके रह गई। कहते हैं मेहनत के पैसों में बरकत होती है। ये कोई मुझसे या मेरी बेटी से पूछता, जिन्होंने हक हलाल के पैसे दिन रात करके कमाए थे और 1 मिनट में डॉक्टरों ने बिल बनाकर हमसे वसूल कर लिए थे। मैं घर आकर लेट तो गई, मगर मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही ख्याल सताए जा रहा था कि अब क्या होगा। 2 माह की जमा पूंजी तो यूं ही जाया हो चुकी थी। मेरी बेटी मुझे लिटाकर खुद कपड़े सीने लगी। कुछ दिन आराम करने के बाद मैं भी कपड़े सिलाई करने के लिए उठी तो बेटी ने फौरन मना कर दिया। मैंने सर झटक कर उससे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बस डॉक्टरों के बहाने होते हैं हमसे पैसे बटोरने के, वरना मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द की दवा लूंगी तो दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। किसी न किसी तरह उसे तसल्ली देकर मैं वापस सिलाई करने बैठ चुकी थी। मेरा वजूद दर्द से टूट रहा था, मगर बेटी को कभी जाहिर ना होने देती और ना ही दोबारा कभी डॉक्टर के पास गई। बस एक दफा मेरी बेटी अपने घर की हो जाती, फिर मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। आज सुबह के 10 ही बजे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने जब दरवाजा खोला तो चौंक गई, क्योंकि सामने मेरा दामाद चेहरे पर सख्ती लाए खड़ा था। मैंने फौरन से अंदर आने का कहा। वो अंदर आया और आते ही बोला कि कहाँ है मोटरसाइकिल, मुझे अब मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। दामाद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अभी तो सिर्फ 2 माह ही गुजरे थे, जबकि मैंने मोहलत 6 माह की मांगी थी। मैंने दामाद को बैठने का कहा तो वो बोला, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे या तो मोटरसाइकिल के पैसे दे दे या फिर नया मोटरसाइकिल लेकर दे। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मैं उसकी मिन्नतें करने लगी और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया, जिसका सुनकर वो मुंह फेर कर बोला, सीधी तरह बोलो कि तुम पैसे नहीं जोड़ सकी और अब बेटी के लिए तलाक चाहती हो। दामाद के ये चंद अल्फाज मेरी रूह लर्जा चुके थे। कितनी आसानी से वो कह चुका था कि मैं बेटी के लिए तलाक चाहती हूँ। मेरे मुंह में आए अल्फाज जुबान पर ही दम तोड़ गए। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए जमशेद को देखने लगी। काश वो एक बेवा माँ के दिल के अंदर झांक कर समझ सकता कि मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही थी। मुझे खामोश देखकर वो बोला, अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्द तलाक के पेपर आप तक पहुँच जाएंगे। उसके अल्फाज मुझे वापस होश में ला चुके थे। मैं बुखलाए हुए एक बार फिर उसके कदमों में गिरकर मोहलत मांगने लगी। मुझे रोता देखकर वो सर झटक कर बोला कि सिर्फ 2 हफ्तों का मजीद वक्त दूंगा। अगर मेरी डिमांड पूरी ना कर सकी तो समझ जाना तुम्हारी बेटी मेरी तरफ से आजाद हो चुकी है। इतना कहकर वो वहां से जा चुका था और मैं वहीं जमीन पर बैठी अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। मैं और कितना झुक सकती थी? क्यों खौफ नहीं आता था इन लोगों को? क्या उनके यहाँ बेटियां नहीं थी? 2 हफ्तों में मुझसे 10,000 ही जमा हुए थे। अभी भी पैसे कम थे। बेटी इस बात से अनजान थी कि दामाद ने मोहलत कम कर दी है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। मैंने कपकपाते हाथों से जब दरवाजा खोला तो सामने दामाद खड़ा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई नागवारी या गुस्सा नहीं था। वो चलता हुआ अंदर आया। मैंने उसे कमरे में बिठाया तो वो कहने लगा, मुझे अपनी बीवी ताहिरा से कुछ बात करनी है, उसे मेरे पास भेजे। दामाद की बात सुनकर मैं हैरानगी से देखने लगी। मैं समझ ना सकी कि उसकी इस बात पर हैरत में मुब्तला हूँ या खुश हो जाऊं। कहीं मेरी दुआओं का सिला तो नहीं मिलने वाला था? कहीं दामाद को हमारी हालत पर रहम तो नहीं आ गया था और वो मेरी बेटी को घर ले जाना चाहता हो? मुझे सोचों में गुम पाकर दामाद मुझे बगौर देखने लगा और बोला, खाला जी, ताहिरा को बुलाएं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है जो यहाँ बैठकर जाया करता रहूं। उसके अल्फाज सुनकर मैं दोबारा होश में आई थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा मेरी बेटी बाहर ही खड़ी जमशेद की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में वापस किचन में चली गई। मैंने जमशेद के बारे में बताया तो उसने साफ मना कर दिया। वो बोली कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, इन्हें तो मोटरसाइकिल से गर्ज है। इसके ओस मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं तो फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अब मैं तभी मिलूंगी जब मोटरसाइकिल की चाबी मेरे हाथ में होगी।
बेटी की जिद देखकर मेरा दिमाग एक ही सिमत में चलने लगा। मेरे हाथ पांव फूलने लगे कि कहीं दामाद तक इसकी आवाज पहुंच गई तो ना जाने क्या होगा। बनी बनाई बात बैठे बिठाई बिगड़ सकती थी। मैंने बेटी को बहुत समझाया कि वो तुम्हारा शोहर है, एक दफा जाकर उसकी बात सुन लो, आखिर वो कहना क्या चाहता है। मगर उसने जमशेद से मिलने से इनकार कर दिया। मैं एक ठंडा सांस खारिज करके रह गई। ना जाने दामाद बेटी को क्या कहना चाहता था। हो सकता है कोई बहुत जरूरी बात हो। मैं हाथ मसल कर रह गई थी। तभी मेरे जहन में एक धमाका हुआ, क्यों न मैं बेटी के कपड़े पहनकर खुद को अच्छी तरह से ढांप कर दामाद के पास चली जाऊं। मैंने फौरन अपनी बेटी के कपड़े पहने और चादर से खुद को इस तरह से अपने सर पर ओढ़ा कि मेरे चेहरे पर दाएं जानिब से घूंघट सा बन गया। मेरा चेहरा तभी नजर आ सकता था अगर मैं दामाद के बिल्कुल सामने जाती। मैंने डरते डरते कमरे में कदम रखा और दूसरी जानिब रुक करके खड़ी हो गई। दामाद उस वक्त कमरे के कोने में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। हमारे घर में मोबाइल के सिग्नल का भी काफी मसला था। तभी मुझे कमरे में मौजूद पाकर वो मेरी जानिब मुड़ा। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे सामने ना खड़ा हो जाए। अगर उसने मुझे मेरी बेटी के लिबास में देख लिया तो एक अलग ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता था। दामाद ने जब कहना शुरू किया, उसे सुनकर मेरा वजूद मुंजमद होने लगा। उसका एक एक जुमला मैं सांस रोक कर सुन रही थी। वो कह रहा था, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी भी चीज का लालच था। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मगर मुझे तुमसे या तुम्हारे जहेज से कोई गर्ज नहीं। दामाद मजीद भी बोल रहा था। मैं सांस रोक के सब कुछ सुन रही थी। उसके अल्फाज सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। हकीकत जानने पर मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था। मेरे बाएं बाजू में दर्द की टीसें उठने लगी, जिनका इख्तिताम मेरे दिल पर हो रहा था। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी और शायद मेरा दिल मजीद कुछ सुन नहीं सकता था। दर्द की शदीद लहर ने मेरे दिल को अपने काबू में लिया और मैं एक चीख के साथ जमीन पर गिर गई। आखिरी तस्वीर जो मेरी आंखों में बनी वो मेरी दुल्हन बनी बेटी की थी। मैं नहीं जानती मैं कितने दिन बेहोश रही, मगर जब होश आया तो अस्पताल के कमरे में कई मशीनों के बीच लेटी हुई थी। मेरी बेटी मेरा हाथ थामे मेरे कंधे पर सर रख के लेटी हुई थी। शायद वो सो रही थी। काश ये एक बुरा ख्वाब होता, मगर ये तो हकीकत थी। एक बार फिर उस दिन के मनाजिर मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। दामाद के अल्फाज मेरे दिल पर कांटों की तरह चुभ रहे थे। वो तो अब मेरा दामाद भी नहीं रहा था। उसने उस रोज कहा था कि वो किसी और लड़की को दिलो जान से पसंद करता है, उसके अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। मगर मेरे वालिदैन इस रिश्ते के लिए नहीं माने और जबरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया। मुझे ना तुम्हारे जहेज का लालच है और ना ही तुम में कोई दिलचस्पी। मुझे बस अपनी पसंद से शादी करनी है। इसलिए मैंने ये शर्त रखी ताकि तुम मेरे साथ रुखसत होकर ना जा सको और तुम खुद ही ये रिश्ता तोड़ दो। मगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मैं ये भी जानता हूँ कि ये शर्त पूरी करना तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि मैं तुमसे ये जबरदस्ती का रिश्ता खत्म कर दूं। उसके बाद मेरा दामाद 3 बार अपने पूरे होशो हवास में मुझे अपनी बीवी समझकर मेरी बेटी को तलाक दे गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ इल्म ना था। मेरा दिल मेरा साथ छोड़ चुका था। पता नहीं वालिदैन अपने बेटों के साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं। उनके ऐसे फैसले कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके थे, जिसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को ही भुगतना पड़ता है। मैंने एक नजर अपनी बेटी को देखा जो मुझे होश में देखकर मुझे चूम चूम कर नहीं थक रही थी। मुझे तो अभी अपनी बेटी की खातिर जीना था। मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला और अपनी बेटी को दिलासे देने लगी। वो सब कुछ जान चुकी थी। जमशेद उस हुलिये में मुझे देखकर शदीद गुस्से में घर से बाहर निकला था और जाने से पहले मेरी बेटी को दोबारा तलाक देकर निकला था। हम घर वापस आए तो गेट खुला था। सहन में मेरी बेटी के जहेज का सामान बिखरा पड़ा था। दूर कहीं गली कूचे से ढोल धमके की आवाज आ रही थी। आज जमशेद की बारात थी और उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी, मगर इस सारे खेल में उजड़ तो मेरी बेटी गई थी, वो भी बगैर किसी कसूर के। हम दोनों माँ बेटी सब्र का घूंट पीकर खाली हाथ रह गए।
चंद माह बाद हमारी हमसाई ताहिरा के लिए अपने खानदान से एक रिश्ता ले आई। वो अच्छे लोग थे, मुझसे किसी शय की डिमांड ना की, मगर मैंने अपनी बेटी को फिर भी हर शय देकर भेजा। मेरे दिल में डर था कि कहीं उसके साथ बदसलूकी ना की जाए, उसे ताने ना दिए जाएं, मगर वो तो बा इखलाक और इज्जतदार लोग थे। मेरी बेटी खुश थी, मेरा दिल मुतमईन हो चुका था। मेरा दामाद मुझे भी अपने साथ अपने घर ले गया और मेरा ख्याल बिल्कुल सकी माँ की तरह रखता था। कुछ दिन बाद मेरे मोहल्ले की औरतें मुझसे मिलने आईं, तो वो मुझे बता रही थी कि जमशेद और उसकी माँ बाजार से घर आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और माँ बेटा दोनों माजूर हो गए हैं। मेरे दिल से उन दोनों के लिए दुआ निकली थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, मगर कुदरत ने उनसे मेरा बदला ले लिया था। मुझे तो गोया मेरे सब्र का फल मिल चुका था। बेशक आजमाइशें एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाती हैं, बस उन्हें सब्र से बर्दाश्त करना और अपने अल्लाह ताला पर भरोसा करना होता है।